देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि 7 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होगा और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न दलों के सदन के नेता हिस्सा लेंगे और इस बैठक में सदन का कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने और सत्र के दौरान विधायी कार्यों सहित इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये 29 दिसंबर तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करेंगे। आज जिस तरीके से देखा जा रहा है, सर्वदलीय बैठक को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। सरकार ने बुलाई है ये सर्वदलीय बैठक, वो भी शीतकालीन सत्र से पहले। शीतकालीन सत्र बहुत ज्यादा अहम रह सकता है। जो भी पेंडिंग पड़े जो बिल है उनको कानून में तब्दील किया जा सकता है। बहुत से ऐसे तमाम जो प्रस्ताव हैं वो पेश किया जा सकता है इस सत्र में। बिल्कुल, तो बैठक में विभिन्न दलों के नेता जो है उनको भी शामिल किया जाएगा, वो लोग भी शामिल होंगे। दरअसल 7 दिसंबर से ये सत्र जो है शुरू होने जा रहा है और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई है संसद के शीतकालीन सत्र से पहले। तमाम नेताओं को, विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाया गया है इस बैठक में और 7 दिसंबर से शुरू ये सत्र होने जा रहा है। सरकार ने इससे पहले आज ये अहम बैठक जो है वो बुलाई है। तो संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जिन पर आज चर्चा जो है सभी दलों के साथ मिलकर होगी। तो संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक है। सरकार ने आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस दौरान चर्चा होगी। बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। आपको बताने कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बैठक बुलाई है और कार्य मंत्रणा समिति की ये बैठक जो है वो बुलाई गई है और सत्र से पहले ये समिति की बैठक जो है वो होने जा रही है। बता दें कि सत्र में पेश होने वाले 16 विधेयकों की सूची तैयार हो चुकी है, जारी कर दी गई है और इन पर मंत्रणा होगी। इसको लेकर बैठक बुलाई गई है। हालांकि ये भी निवेदन किया जाएगा तमाम लोगों से कि जो पूरा सत्र है उसको शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए। बिल्कुल, तो आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अहम बैठक बुलाई है और आपको बता दें कि ओम बिरला जो है सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की ये बैठक जो है वो करने वाले हैं। सत्र में पेश होने वाले तमाम 16 विधेयक जो है उनकी सूची जारी हो चुकी है। तो आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अहम बैठक बुलाई है, खास बैठक बुलाई है और आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करने वाले हैं ओम बिरला। और इस बैठक में आपको बताएं कि दरअसल सत्र में जो 16 विधेयक पेश होने वाले हैं उन विधेयकों की सूची जो है वो जारी हो चुकी है। इस पर भी अंशिका साथ विचार विमर्श जो है वो 16 विधेयकों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। और ये बैठकें निदा इसलिए ही बुलाई जाती हैं ताकि किसी भी तरीके से जो सत्र है वो ज्यादा हंगामेदार ना हो, पहले ही विचार विमर्श किया जाए। एक अपील की जाती है तमाम दल के लोगों से, नेताओं से कि जो भी विधेयक वो पेश करेंगे उस पर उनका सहयोग मिले, समर्थन मिले और हालांकि बहस अगर करनी होगी तो उसको भी शांतिपूर्ण तरीके से की जाएगी। चाहे वो स्पीकर क्यों ना हो, चाहे वो केंद्र की तरफ से बैठक क्यों ना आयोजित की जाती है, दोनों में ही इन पहलुओं को लेकर चर्चा की जाती है। बिल्कुल, और कोशिश यही होती है सरकार की कि सत्र जो है वो सुचारू रूप से चल सके और जो विपक्ष हैं या बाकी जो अन्य दल हैं वो किसी भी बात को लेकर अगर नाराजगी है तो शांतिपूर्वक अपनी नाराजगी दर्ज कराएं। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। बैठक में भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। बता दें आपको कि अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर अहम चर्चा जो है वो होने वाली है। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर आज चर्चा जो है वो हो सकती है। तो बैठक में भविष्य की रणनीति क्या होगी, इस पर विचार विमर्श होने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज ये बैठक है और अगले साल जहां चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है कि 2024 लोकसभा में चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी कि 2024 में आगे कैसे बढ़ा जाएगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये बैठक हो रही है लगातार और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श होगा कि अब आगे भविष्य की रणनीति जो है कैसे तैयार
की जाए। सबसे बड़ी बात यह कि अगले साल जहां चुनाव होने हैं उनको लेकर चर्चा होगी। उससे बड़ी बात यह कि 2024 पर बीजेपी का पूरा फोकस है कि 2024 में फिर से केंद्र सरकार में बीजेपी ही आएगी। लिहाजा 2024 को देखते हुए तमाम बैठकें अभी से शुरू हो गई हैं और अंशिका यही वजह है कि बीजेपी के बारे में खास बात जो कही जाती है वो यही कही जाती है कि बीजेपी साल में 365 दिन चुनाव लड़ती है। उसके पीछे वजह ये कि 2024 की तैयारी अभी से शुरू है। बिल्कुल, 2024 को लेकर क्या रणनीति तैयार करनी है, किन लोगों को मैदान में उतारना है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, चाहे गुजरात की बात हो या हिमाचल की बात हो या फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव ही क्यों ना हो, तमाम जो धुरंधर हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो नजर आए। इसको लेकर एक रणनीति तय की जाएगी कि किसको कहां पर भेजना है, किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। जो फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, पुष्कर सिंह धामी हो, जो इन दिनों हमें दिखाई दिए, उन्हें क्या जिम्मेदारी देनी है 2024 को लेकर, ये भी डिसाइड किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई बीजेपी की, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 3 बड़े राज्यों में बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बदलाव किया है। कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ प्रभारी जो है वो नियुक्त किया गया है। शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा और दिल्ली का प्रभार जो है वो सौंपा गया है। साथ ही साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और आज ही पार्टी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया है। उन्हें संचालन समिति का सदस्य भी बनाया गया है। आपको बताया कि रंधावा पंजाब में डिप्टी सीएम रहे हैं और कांग्रेस में नई नियुक्तियों के संबंध में महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी किया है। इसके अलावा कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली के अलावा हरियाणा का भी जिम्मा उनको सौंपा गया है। हरियाणा का भी प्रभारी उन्हें बनाया गया है। और वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुरदीप सप्पल की बात करें तो गुरदीप सप्पल को पवन बंसल के साथ लगाया गया है। बंसल पार्टी के प्रशासनिक विभाग के प्रभारी की जिम्मेदारी फिलहाल संभाल रहे हैं। तो नई जिम्मेदारी के साथ जो है अब तमाम जो नेता है वो नजर आएंगे। प्रभारी नियुक्त किया गया है अलग अलग जगहों पर, खासकर उन राज्यों पर फोकस किया गया है जहां पर आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं। उनके प्रभारियों को बदला गया है तो कुछ नए लोगों को मौका दिया गया है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। कोलंबिया में बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड से 33 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इसको लेकर दुख जताया है क्योंकि 33 लोगों की मौत हो गई है इसमें। निदा, बिल्कुल, तो ये सुबह सुबह दर्दनाक खबर, कोलंबिया में बड़े हादसे की खबर। लैंडस्लाइड से 33 लोग ऐसे हैं जिनकी अभी जान जा चुकी है और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। कोई कहा यह जा रहा है कि शायद ये जो मौत का आंकड़ा है अभी अंशिका और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये आप जो तस्वीरें देखेंगे उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा कोलंबिया में हुआ है। अफरा तफरी का माहौल है वहाँ पर। कोशिश है ये लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की, बचाने की। दरअसल भारी बारिश लगातार वहाँ पर हो रही है और भारी बारिश की वजह से ही लैंडस्लाइड जो है यहाँ पर हुआ है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है, लेकिन अफसोस ये है, दुखद खबर यह है कि लैंडस्लाइड से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, भारी संख्या में जेसीबी मशीन्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं जो मलबे को हटा रही हैं और जो लोग दबे हुए हैं उनको भी बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जो दुकानें थी आसपास वो भी तबाह हो चुकी हैं। जो लोगों के घर थे, झोपड़ी, ये सब कुछ तबाह हो चुके हैं लैंडस्लाइड की वजह से। और अगर कुल मौतों की संख्या की बात करें तो अब तक की जानकारी के मुताबिक 33 लोगों की मौत हुई है। राहत बचाव कार्य अब भी जारी है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर आज मुनस्यारी महोत्सव का रंगारंग आगाज होने जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे यहाँ पर। दरअसल कल ये उद्घाटन जो है वो किया जा चुका है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी मुनस्यारी पहुंचने पर जब वो वहां पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम धामी ने मुनस्यारी महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसके बाद वो विभिन्न स्टॉलों पर गए और स्थानीय उत्पादों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां आने पर 3 नदी घाटियों की संस्कृति की त्रिवेणी के दर्शन हुए हैं। इससे पहले दोपहर 12 बजे के करीब मुनस्यारी स्थित लोक निर्माण निरीक्षण भवन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीएम धामी ने मुलाकात भी की। और वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी हेलीकॉप्टर से देहरादून भी लौट गए। यह जो कहा जाता है कि आखिर क्यों, ये यही आकर समझा जा सकता है कि सार संसार एक मुनस्यारी क्यों कहा जाता है। मुनस्यारी का सौंदर्य पूर्णिमा की रात में चमकने वाले उस चंद्रमा की तरह है जो अपनी आभा से समस्त जगत को, समस्त पृथ्वी को
कांतिमान कर देता है। यह ज्वार की पावन भूमि जहां नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, वहीं इसका इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है। मैं बचपन से ही इस क्षेत्र की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके प्रति बहुत आकर्षित रहा हूं, बहुत मेरा यहां से मोह रहा है। खबर अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल से, जहां कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। उन्होंने फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड में फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें आपको कि सतपाल महाराज ने कहा कि इस फिल्म फेस्टिवल से हमारे युवा कलाकारों को करियर संवारने की प्रेरणा मिली है और जो कला प्रेमी है, रंगमंच प्रेमी है, उनको इस फिल्म फेस्टिवल से चीजों को बारीकी से समझने का मौका मिला है। ऐतिहासिक यहाँ पर कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, जिसमें 44 कंट्रीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 40 फिल्म प्रदर्शित की गई, 6 एनिमेशन हैं, 8 डॉक्यूमेंट्री हैं, 16 शॉर्ट फिल्म हैं, 10 फीचर फिल्म हैं। इसमें मोंजाल जी जो हैं बांग्लादेश से आए हुए हैं, मानिक रतन जो नेपाल से आए हुए हैं, जूडी ग्लैडस्टोन कनाडा से आई हुई हैं, अकबर शाहबाद ईरान से आए हुए हैं। तो सभी ने मिलकर के यहाँ विचार विमर्श किया और यहाँ बहुत सुंदर प्रदर्शन हुआ है फिल्मों का और हमें देखने को भी मिलेगा। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के रिमोट एरियाज़ के अंदर ये इस प्रकार के फिल्म फेस्टिवल हों, जिससे कि हमारी फिल्मों को प्रोत्साहन मिले। सर लोकल OTT प्लेटफॉर्म के अंदर हम ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि अगर आप लोकल खान पान को दिखाएंगे, लोकल कुजीन को दिखाएंगे, लोकल कलाकारों का आप सहयोग प्राप्त करेंगे, उनके शूटिंग करेंगे, लोकल गाने की शूटिंग करेंगे, तो आपको और ज़्यादा इंसेंटिव हम देंगे। तो ये पूरा हमारा प्रयास है कि इस प्रकार से लोकल कल्चर को भी लिया जाए। जम्मू कश्मीर ने इस प्रकार की पॉलिसी बनाई है, उसको हम भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पार्टी पहचान एक फिल्म बनी है, बहुत अच्छा उन्होंने दिया है और बताया है लोगों को कि अपनी मट्टी को छोड़ के मत जाओ। तो मैं समझता हूँ कि फिल्मों से बड़ी प्रेरणा मिलती है और हमारी यंग जनरेशन वापस आएगी। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, यहीं बैठ करके, वो होम स्टे में रह करके और काम किया है। तो इसकी प्रेरणा मिलती है और मैं समझता हूँ यूथ जिस तरफ जाएगा निश्चित रूप में वही होगा। यूथ अपने गाँव को बसाएगा तो निश्चित रूप में हमारा जो है पलायन रुकेगा। सर जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा अब तो मोबाइल सबके हाथ में आ गया है और मोबाइल से हर आदमी फिल्म मेकर बन गया है। तो निश्चित रूप में वीडियो बनाना, छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स बनाना, ये सब कर रहे हैं और ब्लॉगर्स बहुत बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे इसमें और प्रोत्साहन दिया जाए और बनाएं। और हिंदी फिल्म शूट करी है यहाँ, मैंने ही नहीं कई लोगों ने यहाँ हिंदी फिल्म। पर यह है कि गवर्नमेंट का यह है कि अगर पहाड़ी फिल्म बनती है तो उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो लोग, और अगर हिंदी की है तो खाली सब्सिडी मिलेगी अगर 75% से ज़्यादा शूट हुई है। और अगली खबर कासगंज से है, जहां पर अज्ञात वाहन की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। वाहन टक्कर से बाइक पर पीछे बैठा बुजुर्ग जमीन पर जा गिरा और इतने में पीछे से आ रहे ट्रक ने 60 साल के बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जिसके बाद घायल बाइक चालक को पुलिस ने इलाज के लिए CHC में भर्ती किया है। बता दें कि ट्रक और चालक को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। तो ये पूरा मामला कासगंज से है और ये हादसा देखने को मिला है सुबह सुबह ही। तो दरअसल बाइक पर पीछे बैठकर ये वृद्ध जो थे वो जा रहे थे, अचानक से एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी और वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई है। कासगंज से ये दुखद खबर, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी और बाइक पर पीछे बैठे बुजुर्ग को ट्रक ने कुचल दिया। तो फिलहाल आपको बता दें कि दर्दनाक खबर यह है कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है, लेकिन कासगंज पुलिस ने चालक को अपने हिरासत में ले लिया है। तो तुरंत ही जैसे ही घटना हुई, घटना की सूचना पुलिस को मिली और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल बाइक चालक को पुलिस ने इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया और ट्रक और चालक को फिलहाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तो सुबह सुबह ही दर्दनाक खबर। मैनपुरी सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में रखे EVM मशीन को सपा के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया है और गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में EVM मशीन चोरी करने का आरोप लगाकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया
और वहीं ईवीएम चोरी की सूचना मिलते ही सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी मौके पर पहुंच गए। आपको बताएं कि सूचना मिलने पर सीडीओ विनोद कुमार ने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ईवीएम मशीन एक्स्ट्रा जो है वो दी जाती है और उन्होंने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है। लेकिन लोकसभा उपचुनाव में गड़बड़ी का खबर जो है वो सामने आ रही है। सपा कार्यकर्ताओं जो है वो गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इसी आरोप को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी से ईवीएम मशीनें जो है वो पकड़ी गई हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो पूरा पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो ईवीएम मशीन है ये एक्स्ट्रा दी जाती है और वही एक्स्ट्रा ये ईवीएम मशीन है, किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी जो है वो नहीं है। लेकिन जैसे ही सपा कार्यकर्ताओं को इस बात की खबर लगी तुरंत वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, जमकर हंगामा किया, नारेबाजी हुई और उसके बाद में यहाँ पर देखिए धर्मेंद्र यादव को भी आप देख सकते हैं, वो भी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। पहली बात तो ये कि गाड़ी प्राइवेट नहीं है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को अलॉटेड गाड़ी है जिस पर हमारा जीपीएस या विंगर ऐप लगा हुआ है और जो ईवीएम है सेक्टर मजिस्ट्रेट को जो रिजर्व ईवीएम दी जाती है वो है। मगर उसमें कोई फोर्स वगैरह कोई नहीं, सारे फोर्स हैं जो पोलिंग पार्टी के साथ गए हैं और इस ईवीएम को ये लोग वेयर हाउस में जमा करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट जा रहे थे। सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारा पोल जब खत्म हो जाता है तो हमारी पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाती है और जो अनपोल्ड ईवीएम है वो जाती है हमारी वेयर हाउस। ये रिजर्व ईवीएम है, ये सीधे वेयर हाउस ही जाती है। जो पोल्ड ईवीएम है वो अपने पास स्ट्रांग रूम में जाती है, स्थापित प्रक्रिया है। हमारी गाड़ी में ये प्रशासन लेके आ रहा, ईवीएम चोरी कर रहा, अपनी जो वोट डाले नहीं उसमें वो ये वोट डाल के ला रहा है, मंडी में रखाने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। कौन ईवीएम, कैसी ईवीएम थी ये? अरे गाड़ी है, नंबर है मेरे पास गाड़ी का, गाड़ी पकड़ती, गाड़ी का क्या है? ईवीएम 4, उसमें 4 ईवीएम थी। नहीं, वो तो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। पूरी गाड़ी भरी थी। अब उसमें कितनी 4 तो मैंने देखी, 4 मैंने देखी, नंबर नोट कर लिया मैंने अपने मोबाइल से। 4 आ गए, अब नहीं पीछे पूरी गाड़ी भरी थी। हमने 4 अपनी आंखों से देखी, पूरी गाड़ी भरी हुई थी। ऐसे ही इन्होंने 2022 का चुनाव, ऐसे ही इन्होंने 22 का चुनाव हटाया हमारी ईवीएम चेंज करके, ऐसे ही मुझे यहाँ चुनाव और ये कहते हैं कि नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी को ये छूटे हैं, ये चोर है, मोदी योगी सब चोर है। कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ नहीं, हमें जबरदस्ती रोक लिया हुआ। पार्टी रवानगी तो हम ही लोग करेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट तो पार्टी रवानगी कर रहे थे, गाड़ी खड़ी थी, स्वाभाविक है जब पार्टी रवानगी कर लेंगे तभी तो जमा करने जाएंगे। नहीं तो कोई जस्ट सुनिए, तो पार्टी रवानगी करके ईवीएम जमा करने जा रहे थे तो वो सब कह लिए और बस मोबाइल छीन लिया मेरा और बस कह रहे आप ये कह रहे ईवीएम कहाँ लिया, हमें बोलने ही नहीं दिया गया। तो सुन रहे थे आप कि क्या कुछ कहना था वहां के लोगों का। तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे थे। एक लोकसभा सीट और 5 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव हुए थे 5 राज्यों में। बिल्कुल, तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें और रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।